हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज के सेशन में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स सर्कल चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसको हिंदी में वृत्त कहते हैं। तो आइए, सबसे पहले जो मूलभूत चीज़ें हैं, कहानी तो सब आपने 6, 7, 8, 9 तक पढ़ लिया है। बहुत ज़्यादा हमको डिटेल नहीं बताना है, लेकिन जो भी किताब के हेडिंग्स हैं उसको मैं एक एक करके आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, ताकि जो भी चीज़ें आपके दिमाग में फ्रेश नहीं है वो सब तरोताज़ा हो जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सर्किल का परिचय। सर्किल होता क्या है? सर्किल उन बिंदुओं का बिंदुपथ है। बिंदुपथ का मतलब होता है बिंदु 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 मिलके रास्ता बन जाता है, इसी को बिंदुपथ कहते हैं। और ये ऐसा बिंदुपथ होता है, ऐसी कहानी चलती है इसमें कि एक निश्चित बिंदु से एक स्थिर बिंदु कहते हैं इसको। स्थिर बिंदु से जितने भी ये पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स, इसका जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। आप यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालिए, बराबर आएगा। यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालिए, बराबर आएगा। यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालिए, बराबर आएगा। यहाँ से इसका डिस्टेंस बराबर आएगा, यानी सबका डिस्टेंस बराबर। अगर ऐसा न हो तो फिर वृत्त नहीं बनेगा। तो इसी आधार पर वृत्त को बनाया गया, यानी वृत्त की रचना की गई। तो वृत्त की रचना क्या की गई कि वृत्त उन तमाम बिंदुओं का रास्ता है। वो बिंदु बिंदु मिलकर के एक रास्ते का निर्माण करता है, और ये जो रास्ते बनते हैं वो उन बिंदुओं से मिलके बनते हैं जिनकी दूरी एक स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु का मतलब ये हिलने डुलने वाला नहीं है, ये स्थिर रहता है, यहाँ से इक्वल होती है। तो ये तो रही वृत्त की परिभाषा कि वृत्त है क्या। वृत्त उन तमाम सारे बिंदुओं का बिंदुपथ है जिनकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव बराबर होती है। तो ये तो रहा इसका डिफिनीशन। हमने आपको डिफिनीशन बता दिया, हालांकि ये डिफिनीशन आप कई बार जाने होंगे। डिफिनीशन, परिभाषा। तो परिभाषा क्लियर हो गई। अब परिभाषा के बाद हम लोग चलते हैं कि ये जो इक्वल डिस्टेंस होता है बिंदु से जो स्थिर बिंदु की दूरी, यानी इन बिंदुओं से जो स्थिर बिंदु की दूरी होती है, जिसको हम समान दूरी के नाम से जानते हैं, इस समान दूरी को एक नए नाम से जानते हैं। जो ये समान दूरी है, इसको एक नए नाम दिया गया गणित में, जिसको त्रिज्या कहा जाता है। तो आपसे पूछ दिया जाए कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो आप बता सकते हैं कि जो रास्ते बनते हैं बिंदु के माध्यम से, उन बिंदुओं की स्थिर बिंदु से जो डिस्टेंस होती है वही रेडियस होती है। इसी स्थिर बिंदु का नाम केंद्र भी रखा गया। शुद्ध रूप में इसको स्थिर बिंदु न कह के केंद्र कहा गया, वृत्त का केंद्र। तो वृत्त के केंद्र से और इसको परिधि का नाम दिया गया। ये सब गणित के टर्म है जो आपको दिमाग लगाने हैं, रटने हैं। परिधि होता क्या है? उन बिंदुओं का जो बिंदुपथ से जो रास्ता का निर्माण होता है, जो रास्ते बन जाते हैं, वृत्तीय रास्ता, इसी का नाम है परिधि। अब त्रिज्या कही गई इस दूरी को, यानी जो समान दूरी है त्रिज्या कही गई। जो बीच में स्थिर बिंदु है इसको वृत्त का केंद्र कहा गया। तो केंद्र भी आप जान लिए, त्रिज्या जान लिए। केंद्र क्या होता है? स्थिर बिंदु को केंद्र कहते हैं। स्थिर बिंदु को केंद्र कहते हैं, समान दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब बात आई व्यास क्या होता है। तो व्यास के बारे में कहा गया कि त्रिज्या का डबल कर दिया जाए तो व्यास हो जाएगा। त्रिज्या का डबल, सही बात है। अगर एक रेडियस इधर है, इसके सामने भी एक और रेडियस ले लिया जाए उधर, तो ये भी रेडियस यहाँ से यहाँ तक, ये भी रेडियस यहाँ से यहाँ तक। तो रेडियस यानी आर जोड़ लिया गया, आर जोड़ लिया गया, तो 2 आर मिला हमको। यही व्यास होता है। तो व्यास भी हम लोग जान गए। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, छोटी कक्षाओं वाली। यहाँ हम लोग कुछ अच्छी बातों को समझेंगे। ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप सब जानते हैं। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे छेदक रेखा की। छेदक रेखा। तो छेदक रेखा क्या होती है? छेदक का मतलब है प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा। प्रतिच्छेदित शुद्ध शब्द है गणित का, प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा। तो प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा से मतलब है कि इसको कोई रेखा ऐसे 2 पॉइंट पर काटेगी। एक पॉइंट हमने ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया हमने बी। तो अगर कोई रेखा इसको 2 बिंदुओं पर काटेगी तो इसी को कहते हैं छेदक रेखा या प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा। और चित्र में इसको ए बी रेखा कहेंगे। कौन सी रेखा? ए बी रेखा, क्योंकि ए बी रेखा ही छेदक रेखा है या प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा है। इसको इंग्लिश में सेकेंड बोलते हैं, सेकेंड के नाम से इसको जानते हैं, सेकेंड बोलते हैं। तो सेकेंड, तो इसको अंग्रेजी में भी आप जानिएगा सेकेंड। चलिए, तो ये चीज़ हमने जान लिया। उसके बाद अगला है टेंजेंट, जिसको हम लोग स्पर्श रेखा बोलते हैं। स्पर्श
तो आपने सुना ही है, स्पर्श रेखा भी सुना है। तो स्पर्श रेखा को इंग्लिश में टैनजेंट बोलते हैं, टैनजेंट। टैनजेंट जो रेखा छूती है इसको किसी एक पॉइंट पर, जैसे पॉइंट लिया जाए और यहाँ एक ऐसे रेखा खींच जाए, तो इसको प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा नहीं कहेंगे, इसको छूने वाली रेखा, बिंदु P पर ये टच कर रही है, वृत्त के बिंदु P पर ये टच कर रही है, तो इसको टच करने वाली रेखा। लेकिन हम लोग गणित की भाषा में टच करने वाली रेखा न कहते हैं, टच भी इंग्लिश शब्द है, हम लोग टैंजेंट बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और P को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब स्पर्श बिंदु, इसको हिंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। तो जिस बिंदु पर रेखा टच करती है वृत्त को, उस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। इंग्लिश में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट होता है यानी टच होता है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमने जब समझ लिया, टेंजेंट समझ लिया, सेकेंड हमने समझ लिया। सेकेंड में 2 पॉइंट होते हैं और टेंजेंट में 1 पॉइंट होता है, तो सेकेंड में 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं और टेंजेंट में 1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। चलिए, तो ये बात हम लोग को समझ में आ गई। अब इसके बाद एक वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं, इसको आइए हम लोग देखते हैं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन ए सर्किल। तो एक सर्किल ले लिया जाए और कोई पॉइंट लिया जाए और उस पॉइंट पर कितना टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं, कितना टेंजेंट खींच सकते हैं, आइए इसकी बात करते हैं। ये हमारा सर्किल है और इस सर्कल पर कोई पॉइंट लिया हमने P। इस बिंदु P पर हमको टेंजेंट ड्रा करना है, टेंजेंट खींचना है। तो ऐसे टेंजेंट का मतलब छूने वाली रेखा, स्पर्श करने वाली रेखा, हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। तो कैठ स्पर्श रेखा होगी एक पॉइंट पर, तो इसका उत्तर है एक ही होता है, एक ही होता है, एक से अधिक हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, थोड़ा सा मैं रीजन भी आपको बता रहा हूँ। इस पॉइंट पर अगर और कोई छूने वाली रेखा खींचेंगे तो इसके ऊपर रिप्लेस कर जाएगी, यानी इसी के ऊपर दूसरा भी आएगा। एक तो अगर हमने खींच लिया, दूसरा यही खींचे तो इसके ऊपर आएगा, मतलब कोई भी खींचेंगे तो इसके ऊपर आएगा। अगर हम कोई दूसरा टेढ़ा बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे आपके दिमाग में क्या नहीं ऐसे होगा, तो फिर ये सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बिंदु पर काट दिए कि यहाँ भी काट रही है कि यहाँ भी काट रही है। तो अगर कोई रेखा किसी भी सर्किल को टच करती है तो सिर्फ सिंगल पॉइंट हो सकता है। अगर आप ज़बरदस्ती इसको कोशिश करेंगे कि एक दूसरा हम टेंजेंट बना लें, तो निश्चित रूप से जो कोशिश करने वाली रेखा वो 2 पॉइंट पर इसको कट कर देगी, फिर वो सेकंड बन जाएगी। तो एक ही रेखा होती है एक पॉइंट पर। हाँ, कोई दूसरा पॉइंट लेंगे तो फिर वहाँ पर भी एक रेखा बनेगी, एक क्या बनेगी। कोई तीसरा पॉइंट लेंगे सर्किल पर तो वहाँ भी एक ही टेंजेंट बनेगी। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि किसी भी सर्किल का कोई एक पॉइंट लें तो सिर्फ एक टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब सेकंड की बात कर लें। अगर कोई सर्किल लिया जाए और कोई एक पॉइंट लिया जाए, यहाँ से आपको सेकंड ड्रा करना हो। सेकंड का मतलब छेदित करने वाली, छेदक रेखा सेकंड। तो अनंत होती है। कैसे अनंत होती है? जैसे देखिए ये रेखा हो गई, ये भी छेदक रेखा है, प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा, इस पॉइंट P से जा रही है। एक ये भी हो गई, PS से जा रही है, ये भी P से जा रही है, PS एक और जा रही है, PS एक और जा रही है। तो P से जाने वाली तमाम रेखाएं हैं जो P से ही जा रही हैं। तो आपसे पूछा जाए कि किसी पॉइंट से होकर कितनी प्रतिच्छेदित रेखा बन सकती है, तो आप कहेंगे अनंत रेखा बन सकती है। तो एक पॉइंट से सर्किल पर अगर कोई एक पॉइंट लेते हैं तो अनंत प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा बन सकती है। चलिए, जबकि टेंजेंट एक ही बनेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रमेय पर। इस चैप्टर का हमारा पहला प्रमेय है कि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो हम लोग आते हैं अपने सूत्र पर। बात है तो सब बेसिक चीज़ें रही जो खुद भी आप जानते थे। तो हमारा पहला प्रमेय इस चैप्टर का प्रमेय 1, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या पर
लंब होती है। चलिए इसको फिगर एक वृत्त बना लिया जाए और एक पॉइंट हम लेते हैं। ये पॉइंट हम एक ले लिए बिंदु P और एक हमने रेडियस ड्रा कर लिया। ये बिंदु वो है केंद्र बिंदु, एक रेडियस हमने खींच लिया और ये हमारा एक टेंजेंट भी P से होता हुआ एक टेंजेंट हमने ड्रा कर लिया, XY टेंजेंट। तो एक हमारा सर्कल है, सर्कल का सेंटर वो है और सर्कल पर एक पॉइंट है P पर हमने एक टेंजेंट ड्रा कर लिया, छूने वाली रेखा, स्पर्श करने वाली रेखा, जिसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट स्पर्श रेखा। तो देखिए हमारा नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। यानी ये जो रेखा है स्पर्श रेखा और ये है त्रिज्या, आप जानते हैं त्रिज्या, त्रिज्या यही होती है, केंद्र से परि तक की दूरी त्रिज्या होती है, इसको रेडियस कहेंगे। तो इस रेखा में और इस रेखा में 90 अंश का रिलेशन होता है जो हमें प्रूफ करना है। तो आइए मैं लिख लेता हूँ सिद्ध क्या करना हमको। तो हमको सिद्ध करना है OP लंब PY, चाहे से लिख दें OP लंब XY। OP जो है XY पर लंब होगा, जो OP है वो XY पर लंब होगा, ऐसा हमको सिद्ध करना है। चलिए ऊपर की भी लिख देते हैं, कैसे सिद्ध होगा देखिए, बस थोड़ा सा मेहनत है। इसको सिद्ध करने के लिए हम इस पर कोई एक रेखा, एक पॉइंट ले रहे हैं, कोई पॉइंट ले लिया जाए, कोई यल पॉइंट ले लिया जाए। किताब की भाषा में बात करें तो Q लिया हुआ है, इसको मैं इसको Q लिया है, चलिए Q मान लेते हैं। तो अगर हम इसको मिला दें तो देखिए हमको करना क्या, हम पहले अपने सवाल पर आए कि इसको हमको 90 दिखाना है, ये एंगल 90 डिग्री दिखाना है, 90 डिग्री। अब मैं आपको थोड़ा सा गणित के कॉन्सेप्ट पर ले चलता हूँ कि अगर कोई पॉइंट लिया जाए और कोई पॉइंट आए, कोई रेखा हो, तो अगर कहा जाए इस बिंदु की इस रेखा से दूरी बताइए, मान लिया जाए कोई XY रेखा है, तो इस बिंदु की इस रेखा से दूरी बताइए, तो आपके दिमाग में एक भ्रम पैदा होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भ्रम होगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे आपका कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप कहेंगे ये भी दूरी हो सकती है कुछ 10 सेंटीमीटर, फिर कहेंगे कि यहाँ से मिला दूँ तो क्या है दूरी नहीं होगी, तो आपके दिमाग में होगा भाई ये भी दूरी है इस रेखा की, इस बिंदु से इस रेखा की दूरी ये भी हो सकती है 9 सेंटीमीटर हो सकती है, फिर यहाँ से ये भी तो दूरी है, तो इस बिंदु से इस रेखा की अनंत दूरियां हो सकती हैं, कहीं मिलाइए सब दूरी मिल रही है। दूरी मिल ये है कि कोई दूरी बड़ी होगी, कोई दूरी छोटी होगी। अब ये भ्रम हो गया कि आखिर किस दूरी को आप सही दूरी मानेंगे। तो गणित ये कहता है कि गणित की भाषा में दूरी को सबसे छोटी दूरी कहते हैं। अगर वो सबसे छोटी दूरी है तो वो सही है, सबसे छोटी दूरी। तो गणित जो है दूरी को ऐसे डिफाइन करता है, सबको दूरी नहीं मानता, कहता है हम सबको दूरी नहीं मानेंगे, हम उसी दूरी को दूरी मानेंगे, किसी पॉइंट की किसी रेखा से दूरी के संदर्भ में हम उसी दूरी को दूरी मानते हैं जो सबसे छोटी हो। तो सबसे छोटी आपके दिमाग में समझ में आ एकदम सीधा होगा, एकदम सीधा होगा, टेढ़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब टेढ़ा करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, इस वाले से तो बड़ा होगा, थोड़ा सा भी बगल में खींच दें तो ये बगल वाला इस वाले से बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटी कौन होगी, जो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब बाकी जो 90 से कम बनाएंगी, 90 से कम, 90 से कम, वो सब दूरियां बढ़ती जाती हैं, सब 90 से कम दूर कोण बना रही हैं, कोई 80 बना रही है, 70 बना रही है, कोई 30 बना रही है, 60 बना रही है, तो ये सब बड़ी बड़ी दूरी हो जाएगी। तो गणित इसी दूरी को सही मानता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको 90 अंश दिखाना हो, किसी बिंदु से किसी रेखा पर अगर डाला गया लंब दिखाना हो, तो क्यों ना इस दूरी को सबसे छोटा दूरी दिखाना, यानी हम ये दिखा दें कि जो OP दूरी है वो सबसे छोटी है। अगर हम OP को सबसे छोटा कह देंगे तो कोण P को 90 मान लेंगे, और जब तक सबसे छोटा कहेंगे नहीं तब तक उसको हम 90 मानेंगे नहीं। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। आइए सवाल को प्रूव करते हैं हम लोग, यानी हमें दिखाते हैं कि OP सबसे छोटा है। तो हम क्या करेंगे, उपपत्ति में कहेंगे रेखा XY पर, रेखा XY पर एक बिंदु Q लिया, एक बिंदु
Q लिया तथा OQ को मिला दिया, OQ को मिलाया। चलिए OQ को मिला दिया, अतः अब एक त्रिभुज हमको, जब इसको हमने मिला दिया तो एक त्रिभुज की रचना हो गई। तो एक त्रिभुज में इस प्रकार हमें त्रिभुज, इस प्रकार हमें त्रिभुज प्राप्त हुआ। कौन सा त्रिभुज? OPQ प्राप्त हुआ, OPQ प्राप्त हुआ, जिसमें अगर इस त्रिभुज में आप ध्यान दें तो बड़ी आसानी से कह सकते हैं आप कि जो OP होगा वो छोटा होगा OQ से। OP जो है ऑब्जर्वेशन से, मतलब आपकी, अगर आपकी आँख काम कर रही है तो आपको किसी नियम कानून की ज़रूरत नहीं है। आपकी आँख काम कर रही है तो आप खूब आसानी से कहेंगे कि OQ लंबा दिख रहा है, OP छोटा दिख रहा है, यानी OP छोटा है OQ से। अब Q के अलावा और अन्य भी हम बिंदु इस पर ले रहे हैं, Q1 Q2। अब लिखेंगे पुनः Q के अलावा, बिंदु Q के अलावा, अच्छा इस काम को एक ढंग दूसरे से भी आप कह सकते हैं। अगर आपकी आँख न भी काम करे तो एक दूसरे भाव से भी इस बात को कह सकते हैं। कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कि ये रेखा, यह जो रेखा है, अगर थोड़ी देर के लिए इसको हम 90 भी माने, 90 के करीब मान लें, जैसा कि ये सीधा लग रहा है, तो ये कर्ण बनेगा। क्या बनेगा? कर्ण बनेगा। और जो कर्ण होता है वो लंब और आधार दोनों से बड़ा होता है। ये तो हम जानते ही हैं कि जो कर्ण होता है वो लंब से भी बड़ा होता है, आधार से भी बड़ा होता है। तो हम कहेंगे OQ जो होगा वो OP से भी बड़ा होगा, PQ से भी बड़ा होगा। तो यहाँ हम OP से बड़ा की बात की है, तो ऐसे भी हम इस बात को कह सकते हैं, या हम निरीक्षण से भी कह सकते हैं, निरीक्षण से। अब आइए, अगर Q के अतिरिक्त दो बिंदु लिया जाए, Q1 और Q2, और फिर हम वो Q1 को मिलावें, उसे Q2 को मिलावें, तो हम पाएंगे कि OP से बड़ा वो Q1 भी होगा और OP से बड़ा वो Q2 भी होगा। इसी प्रकार हम कह देंगे कि अगर हम P के करीब और जाते चलें, मतलब Q से चलना शुरू करें और P की ओर आगे बढ़ें और अनंत बिंदुओं को लें P तक, यानी P पर न पहुँचें, P को छोड़ करके इस रेखा पर हम अनंत बिंदु लेंगे, तो जो हमको दूरी मिलेगी वो सारी दूरी OP से बड़ी मिलेगी। यानी OP ही एक ऐसी दूरी है जो सबसे छोटी होगी। इस प्रकार ये बात सही स्पष्ट हो गया, सिद्ध हो गया कि OP जो है XY पर क्या होगा? लंब होगा। तो ये सब स्टेटमेंट फॉर्म में भी एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के रूप में देखिए, तो किताब में भी ऐसे ही लिखा है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें लिखा है कि स्पष्टता बिंदु Q स्पर्श रेखा MN पर स्थित बिंदु P के अतिरिक्त कोई अन्य बिंदु है। मान लिया कि ये जो Q है वो P के अतिरिक्त कोई बिंदु है, जैसा कि हमने लिया है, इसलिए यह बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित होगा। सही बात है, ये Q जो है वृत्त के बाहर होगा, वृत्त पर तो हो ही नहीं सकता, वृत्त के बाहर स्थित होगा। चूंकि OQ बड़ा है OP से, लिख दिया कि जो ये OQ है वो बड़ा है OP से। हम जानते हैं कि बिंदुओं रेखा MN के बिंदुओं से मिलाने पर जितने रेखाखंड प्राप्त होंगे, यानी O से इसको हमने जिसको XY माना वो MN लिखा है, इसको MN किताब की भाषा में लिख दिया जाए, MN कह रहा है कि O से MN पर स्थित तमाम बिंदुओं को मिला दिया जाए। इस पर अनंत बिंदु लिया जाए, ऐसे 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 अनंत बिंदु है, और उन अनंत बिंदुओं को अगर O से मिलाया जाए तो जो तमाम लंबाई आपको Q1 Q2 Q3 इस तरह तमाम जो मिलेगी वो सब जो है OP से बड़ी होगी। ये डायरेक्ट लिख दिया है। अतः स्पष्ट हो गया कि OP ही क्या होगा? सबसे छोटा होगा, और जब OP सबसे छोटा होगा तो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो यही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फॉर्म में इसको लिखना है, कोई गणित वणित इसमें लगाना नहीं, केवल स्टेटमेंट से इसको आप दे देंगे। तो ये हो गया कि स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, पहला फार्मूला हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग सेकेंड फार्मूले पर चलते हैं। प्रमेय नंबर 2, जिसको हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, नाम है जीवाखंड प्रमेय।
तो आइए हम लोग जीवा खंड प्रमेय के बारे में जानते हैं। जीवा खंड प्रमेय क्या है? चूंकि जीवा की चर्चा है तो निश्चित रूप से वृत्त ही होगा और वृत्त में ही जीवा बनती है। और जीवा के खंड की बात किया तो जीवा को खंडित भी करना है। तो देखिए एक जीवा हम ले रहे हैं, ए बी जीवा, एक वृत्त है जिसका सेंटर ओ है, इसकी एक जीवा ए बी है, दूसरी जीवा सी डी है, सी डी, और ये दोनों जीवाएं एक दूसरे को बिंदु पी पर कट करती हैं, काटती हैं। तो इससे संबंधित एक प्रमेय बनता है जिसको हम लोग कहते हैं जीवा खंड प्रमेय। देखिए नाम से स्पष्ट है, जीवा बनेगी तो ये दोनों जीवा है ए बी सी डी। आप खंड शब्द है यानी जीवा को खंडित करेंगे। देखिए एक पार्ट है, एक दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट, एक दूसरा पार्ट, तो खंड हो गया। अब इस पर जो रिलेटेड हमारा सूत्र बनेगा उस सूत्र को कहेंगे जीवा खंड प्रमेय। तो मैं सूत्र को लिख देता हूँ। जीवा खंड प्रमेय क्या है? तो स्टेटमेंट में मैं लिख देता हूँ। इसका सूत्र ये होता है कि किसी वृत्त की जीवा के खंडों से निर्मित, एक जीवा के खंडों से निर्मित आयत का क्षेत्रफल दूसरे जीवा के खंडों से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। जैसे एक जीवा ए बी लिया जाए तो इसका खंड एक खंड ए है, ये दूसरा खंड है, और सी डी को लिया जाए तो यह एक खंड है, इसका एक दूसरा खंड है। तो नियम एक आता है कि वृत्त की, यदि वृत्त की जीवाएं वृत्त के अंदर या बाहर काटती हैं, दो कंडीशन होता है। कभी कभी यहाँ तो अंदर कटवा दिए हैं, ये भी हो सकता है कि ये ऐसे हो जाए, ऐसे बाहर भी काटती हैं, ऐसे एक जीवा ए बी हो गई, दूसरी जीवा सी डी हो गई, और एक बाहर एक पॉइंट पी पर काट दें। तो जीवा ए बी सी डी अंदर भी काट सकती हैं, जीवा ए बी सी डी बाहर भी काट सकती हैं, और एक तीसरा कंडीशन भी होता है, लेकिन पहले मैं इन दोनों कंडीशन को बता रहा हूँ। तो हम लोग कहते हैं कि यदि वृत्त की दो जीवाएं, लिखते चलिए आप लोग, वृत्त की दो जीवाएं, यदि वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर या बाहर, वृत्त के अंदर या बाहर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो एक जीवा के खंडों से निर्मित आयत का क्षेत्रफल, तो एक जीवा के खंडों से निर्मित आयत का क्षेत्रफल दूसरे जीवा के खंडों से निर्मित, दूसरे जीवा के खंडों से निर्मित आयत के क्षेत्रफल, निर्मित आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। ये हमारा स्टेटमेंट है कि यदि वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर या बाहर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो एक जीवा के खंडों से निर्मित आयत का क्षेत्रफल दूसरे जीवा के खंडों से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये हमारा स्टेटमेंट है। अब इसको मैं गणित के फॉर्म में लिख देता हूँ। अर्थात अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है। तो स्टेटमेंट रहा, मैं सिद्ध करने की बात कर देता हूँ। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि एक जीवा का खंड, ध्यान दीजिए ये भी एक जीवा है, इसका दो खंड बना, कौन कौन सा, एक बना ए पी, दूसरा बना बी पी। तो इससे बने आयत का क्षेत्रफल, देखिए आयत के क्षेत्रफल की मैं बात कर रहा हूँ। तो आयत के क्षेत्रफल की बात करने का मतलब यहाँ गुणा हम लोग साइन देते हैं। बहुत लोग ये समझ नहीं पाते हैं गुणा क्यों लिखा गया। इस खंड से आयत का क्षेत्रफल बनाना है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एक खंड को लंबाई मानेंगे दूसरे खंड को चौड़ाई मानेंगे।
तो आयत के क्षेत्रफल कैसे आएगा, एक खंड गुणे दूसरा खंड। तो ये हमने ए बी को लिया, यानी एक जीवा को लिया। नियम क्या कहता है, एक जीवा के खंडों से निर्मित आयत का क्षेत्रफल, पहले मैं इतना काम कर रहा हूँ, एक जीवा के खंडों से निर्मित आयत का क्षेत्रफल। तो एक जीवा हमारी ए बी हुई, इसका खंड ए पी और बी पी हुआ, और इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल होगा ए पी गुणे बी पी। ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, दूसरे जीवा के खंडों से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब दूसरा जीवा कौन है, सी पी और पी डी इसके खंड है, तो इससे बना हुआ आयत का क्षेत्रफल तो गुणे यहाँ भी कर देंगे सी पी इंटू डी पी। यही हमारा स्टेटमेंट, मतलब यही हमको प्रूव करना है। एक जीवा के खंडों से निर्मित आयत का क्षेत्रफल दूसरे जीवा के खंडों से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसको बड़ी आसानी से आप इस दूरी को लीजिए, इस दूरी को लीजिए, गुणा करिए एक तरफ, इस दूरी को लीजिए, इस दूरी को लीजिए, गुणा करिए दूसरी तरफ, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में, किसी को ले सकते हैं। ये तो हमने आपको समझाया। अब मैं थोड़ा सा और फास्ट आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, फटाफट ए बी सी डी लिखते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी सी डी सबके साथ लगा देंगे, पी 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 सबके साथ पी पी, बीच में बराबर गुणा। तो ये होता है, ABCD लिख देते हैं। आज जो कटिंग पॉइंट होता है सबके साथ वही लिख देते हैं, सबके साथ कटिंग पॉइंट। तो क्रम से लिखेंगे ABCD सबके साथ पी 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 पी, बीच में इक्वल साइन, किनारे किनारे गुणा। अब ये थोड़ा हमको सिद्ध करना है। अब आइए सिद्ध भी कर देते हैं, कैसे आएगा ये, इसका प्रूफ भी मैं दे देता हूँ आपको फटाफट। देखिए, ये तो आपको समझने के लिए बताया हूँ। अब आइए इसको हम लोग सिस्टम से इसका प्रूफ करते हैं। तो ये हमारा सर्कल हो गया, एक जीवा हमारी ए बी हो गई, ए बी, दूसरी जीवा हो गई सी डी, ये एक दूसरे को पी पर काटती हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ज्ञात है या दिया है। जब भी प्रमेय को हम लोग प्रूफ करते हैं तो ज्ञात है। क्या क्या ज्ञात है लिखेंगे, एक वृत्त है, एक वृत्त में, चूंकि वृत्त की चर्चा करनी है, एक वृत्त में चाहे वृत्त की दो जीवाएं, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी एक दूसरे को बिंदु P पर काटती हैं, बिंदु P पर काटती हैं। चलिए अब लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो लिखेंगे। तो सिद्ध करना है ए बी सी डी, ए बी सी डी पी पी सबके साथ गुणे गुणे, बीच में इक्वल साइन, उत्पत्ति में आते हैं। लेकिन उत्पत्ति से पहले एक रचना भी हमको करना है। रचना क्या करनी है, तो रचना करनी है, हम BC को मिला देंगे। रचना को हमेशा डैश डैश से लिखते हैं। BC तथा AD को मिलाया, BC तथा AD को मिलाया। चलिए अब आते हैं प्रूफ पर इसके। ध्यान दीजिए प्रूफ कैसे करेंगे इसका। क्लास 9th में आप एक प्रमेय पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो फिर मैं बता देता हूँ क्या प्रमेय है। कोई अगर वृत्त लिया जाए और वृत्त में एक जीवा ले लिया जाए, एक जीवा जैसे हमने ले लिया कोई PQ जीवा हमने ले लिया, और PQ जीवा के एक तरफ, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, मैं ऊपर की तरफ 2 पॉइंट लेता हूँ, एक A और एक B, और P से A को मिलाया जाए, Q से A को मिलाया जाए, फिर P से B को मिलाया जाए, Q से B को मिलाया जाए। तो ये जो एंगल बनते हैं ये इक्वल होते हैं। इसको कहते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, चाहे बराबर होते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको क्लियर ना हो तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें और इसको दिमाग में याद रखें। हमने क्या किया, एक वृत्त बनाया, एक वृत्त को हमने एक रेखा द्वारा 2 खंड बना दिया, एक ऊपर का खंड, एक नीचे का खंड।
और ऊपर के खंड में हमने 2 कोण बनाया, तो इसीलिए यहाँ लिखे एक ही वृत्तखंड, यानी ऊपर वाला खंड, एक ऊपर वाला वृत्तखंड। तो ऊपर वाले वृत्तखंड में हमने 2 कोण बना दिया, एक कोण ए बना, एक कोण बी बना, दोनों इक्वल होगा। अगर ये 30 डिग्री होगा, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। अगर आपका दिमाग कर नहीं नीचे बना सकते हैं, नीचे बना दिया जाए। एक ये वाला कोण बना दिया गया, नाम दे देते हैं इसको कोई A1। एक और कोण बनाया जाए, B1 बना दिया जाए। P से और Q से एक कोण हो गया B1। तो अगर ये 100 डिग्री होगा, दिस इज ऑल्सो 100 डिग्री। तो अगर कोई एक खंड है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए ना, सोचिएगा कि एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ये दूसरे खंड में चला गया, दूसरे खंड में चला गया, जबकि नियम क्या कहता है, एक ही वृत्तखंड, यानी ऊपर ऊपर 100 कोण बनाइए, यहाँ और कोण बनाइए, ये भी उतना ही आएगा। अगर ये 40 हुआ और ये वाला 40 हुआ, दिस इज ऑल्सो 40 डिग्री। और भी कोई कोण बनाया जाए ऊपर, इसके ऊपर होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो 40 डिग्री। और भी कुछ बनाइए, दिस इज ऑल्सो 40 डिग्री, सब 40 डिग्री। अगर एक 40 हुआ, सब 40, एक 80, सब 80। तो अगर एक लाइन के ऊपर तमाम कोण बनाते हैं, सारे बराबर होंगे, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो मैं इसी नियम को फॉलो करते हुए आपके सवाल पर आता हूँ। चलिए, तो ये BCP हो गया, BCP मतलब ये वाला BCP, ये वाला ट्रायंगल BCP, इसमें किसके समरूप होगा? तो अब B के अकॉर्डिंग हम ध्यान दें तो B डबल वाला, सॉरी B जो है ये खाली वाला है, तो D खाली वाला, पहला D हो गया। C कौन वाला है? डबल वाला, तो ये डबल वाला। और तीसरा तो सोचना ही नहीं है, जब D ये पता चल गया तो P ये बचा है, तो तीसरा तो हम खुद डिसीजन ले लेंगे। कौन सा नियम? एंगल सिमिलरिटी। तो यहाँ तक समझ में आ गया हम लोगों को, सिमिलरिटी आ गया समझ में। अब क्या करते हैं, सिमिलरिटी जब आ गया तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो बाएं वाले की भुजा हम ऊपर ले रहे हैं, कौन कौन सी भुजा है, किसको ले लेते हैं, आए किसको, चूंकि इसी से रिलेशन लेना है, इस वाले रचना का कोई मतलब नहीं है, रचना वाला नहीं लेंगे, क्योंकि जो लाना है उसमें सब जो है गाढ़ी लाइन है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। तो आप भी समझ सकते हैं इस बात को। तो एक हम लिख ले रहे हैं CP ऊपर, ये CP, यहाँ BP लिख दे रहे हैं। चलिए, तो इस ट्रायंगल की भुजा हमने ऊपर ऊपर लिख दिया। तो अब इस ट्रायंगल की भुजा नीचे नीचे लिखेंगे। तो CP से कौन रिलेट करता है? तो CP से कौन रिलेट करता है? CP हमारा डबल ट्रिपल, तो डबल ट्रिपल PA रिलेट करता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ PHIAP। और BP इसमें किससे है? खाली से 3 वाले से, तो खाली से 3 वाले से DP है, तो DP लिख देता हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसको, तिरछे तिरछा गुणा। तो यहाँ मैं लिखूँगा AP का गुणा BP में, AP गुणे BP बराबर CP गुणे DP। यही हमको प्रूफ करना था, बहुत आसान सा प्रूफ है, सिर्फ सिमिलरिटी हमने लगा दिया, समरूपता का नियम लगा दिया। 2 लाइन का प्रूफ है, बहुत पूछा भी जाता है बोर्ड में, बड़े प्रश्नों में आता है 8 अंक में, और प्रूफ आप 1 मिनट में 2 मिनट में कर देंगे इसको। चलिए, तो ये है जीवाखंड प्रमेय। तो जीवाखंड प्रमेय हम लोग जान गए कि अगर कोई वृत्त बनाया जाए, उसमें 2 जीवाओं को लिया जाए और 2 जीवा एक दूसरे को अगर किसी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो एक जीवा के खंडों से निर्मित आयत का क्षेत्रफल दूसरे जीवा के खंडों से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है, और इसको हमने प्रूव भी कर दिया। चलिए, ये सूत्र जो है इस फिगर के लिए भी लागू है, और एक फिगर हमने दूसरा बनाया था उसके लिए भी लागू है, और एक तीसरा फिगर भी होता है। मैं तीनों फिगर को फिर से आपको समझा देता हूँ कि कहाँ कहाँ इस सूत्र को लगाएंगे। इस सूत्र से बोर्ड में सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, हर साल इसी सूत्र पर एक सवाल तो आता ही आता है। तो फिगर को आप लोग बढ़िया से एक बार फिर से समझ लीजिए। 3 फिगर पर ये सूत्र लगता है, एक वृत्त बनेगा, दूसरा वृत्त और एक तीसरा वृत्त। एक की कहानी है, जो अंदर कट करते हैं दोनों जीवाएं, ABCD P पर कट कर दिए अंदर, वृत्त के अंदर। चलिए, दूसरी कहानी क्या है, AB कोई CD वृत्त के बाहर, A है, ये B है, ये C है, ये D है, वृत्त के बाहर कट कर दिए। 2 कहानी। तीसरी कहानी, एक तो कट करती है, आई टच करती है, यानी एक काटती है, दूसरा स्पर्श कर देती है। देखिए, ऐसे कहानी हो जाता है। ये भी तो कट की है और CD में टच पॉइंट आ गया, यानी केवल CD गायब हो गया और ये पॉइंट P है। इस पर भी CD बनना चाहिए था, लेकिन CD नहीं बना, D मिलेगा ही नहीं, चूंकि ये टच कर दिया। टच करने के केस में एक ही पॉइंट मिलता है, ये पॉइंट गायब हो जाता है।
यहाँ देखिए ए बी दोनों था, सी डी दोनों था, ए बी सी डी, लेकिन इसमें ए बी है सी डी नहीं। तो तीनों के लिए कई फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। आपको तरीका हमने बता दिया लिखने का, कैसे लिखेंगे, ए बी सी डी लिखेंगे, बीच में इक्वल साइन और पी पी लगा देंगे सबके साथ। क्लियर हो गया। चाहे ये फिगर आएगा तब भी यही फार्मूला, ये फिगर आएगा तब भी यही फार्मूला, ये फिगर आएगा तब भी यही फार्मूला, लेकिन एक सुधार करेंगे। क्या सुधार करेंगे कि ए बी सी डी नहीं लिखे, सी और सी 2 बार लिख देंगे। आप भी समझ रहे होंगे कि सी और सी 2 बार हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डी है या नहीं है और 2 बनाना है तो क्यों ना सी लिख दें। सबके साथ वही पी पी, बीच में इक्वल साइन, गुणा गुणा, तो ये सी पी का स्क्वायर बन जाता है। क्या हो जाता है, सी पी का स्क्वायर। तो आप याद नहीं करेंगे तब भी बनाने का तरीका मैं आपको सिखा दिया हूँ, अपने आप सी पी का स्क्वायर पहुँच जाएंगे। तो ये सूत्र होता है। फिर से इन चित्रों को एक बार बना लीजिए, सूत्रों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सवाल की तरफ प्रोसीड करते हैं। 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित 6 सेंटीमीटर ये त्रिज्या वाला वृत्त है। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये इसका सेंटर है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से 8 सेंटीमीटर दूर किधर चलना है पता नहीं है, कहीं भी चल सकते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ आ गए, 6 अंदर वाला 2 और दूर जाना है, 8 सेंटीमीटर चलना है। तो यहाँ आ गए, दूर बिंदु स्थित बिंदु से एक खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ से कोई स्पर्श रेखा खींची गई है। ऐसे स्पर्श रेखा मतलब ये छूने वाली रेखा, इसी का हमको लेंथ बताना। लेंथ माने लंबाई। तो ये लंबाई मान लिया जाए पॉइंट कोई पी है, यही हमको बताना है। इसको नाम दे देते हैं कोई एल। एल पी हमको फाइंड आउट करना है, कितना होगा यही है स्पर्श रेखा। आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि आगे तो अनंत तक बढ़ेगी, तो हम लोग टच जहाँ करता है वहीं तक का लेंथ निकालते हैं। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। सिंपली इसको मैं मिला दूं तो अभी आप देखे हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है। अभी हम लोग पर्वे नंबर 1 पढ़े हैं। ये स्पर्श रेखा है, भले हम इधर बढ़ाना न बढ़ाना, बढ़ा देंगे तब भी कोई बुराई नहीं, बढ़ा देते हैं। तो ये स्पर्श रेखा है, टच कर रही है। आई क्या है, रेडियस। रेडियस कहीं भी खींच सकते हैं, भी रेडियस है, भी रेडियस है, भी रेडियस। तो सबसे नहीं मतलब है, एक तो खाली खींच, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, सिर्फ एक रेडियस। तो ये रेडियस है, तो ये 6 दिया हुआ है और ये 8 दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप समझ सकते हैं, ये आसानी से निकाल लेंगे। चूँकि लंब पता चल गया, कोण पता चल गया, आधार निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ चित्र बनाना ही बस मेहनत का काम था। चित्र बन गया, सवाल लग गया, पाइथागोरस प्रमेय लगाना तो निकाल लेंगे आप लोग एल पी की लंबाई। चूँकि ये 90 का कोण है, तो ये कोण हो जाएगा, 8 कोण हो गया। और इसको चाहे लंब माना है चाहे आधार माना, तो हमको आधार निकालना है। तो एल पी बराबर एक लाइन में लिख देंगे, पाड़ी में OL का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। एल पी बराबर, एल पी हमारा आधार है, तो आधार बराबर काड़ी में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग 8 दिया है, एक 6 दिया है, 64 माइनस 36। तो 64 में से 36, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 3 गया 2, √28, 4 गुणे 7 बनेगा, 4 7 28, 2 कर्ण 7 होगा। कर्ण 7 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 7 का वर्गमूल निकाल लिया जाए। वर्गमूल निकालना आप लोग जानते ही हैं। 1 2 दूना 4, 3 3 के 9, 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, घटा देंगे 3 आएगा। फिर दशमलव को यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं और डबल जीरो उतार लेते हैं, 2 2 जोड़ लेते हैं, 4 1 ये जाएगा लगभग 9 चौके 36, 8 चौके 32, 7 चौके 28, 7 7 49, 6 बार ले चलना, 6 7 36, 6 3 6 24, 3 27, 7 बार जाएगा, 7 7 49 को 9 4 7 चौक 28, 4 32, 6 बार जाएगा। तो 6 6 के 36 को 6 से 3, 6 चौक 24, 3 27 घटा देंगे, तो ये हो गया 24। फिर डबल जीरो उतारेंगे, फिर यहाँ 6 6 जोड़ लेते हैं, 52 हो गया। ये जाएगा 5 चौक के 20, 4 टाइम लगभग, तो वैल्यू आ गई 2.64 लगभग। तो ये हो गया 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 दूना 4 5, 5.28 आंसर आएगा सेंटीमीटर में लगभग।
चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। चित्र किताब में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 चित्र ऐसे दिया हुआ है, चित्र में बना दे रहा हूँ। ये दिया है सी डी है, और ये दिया है ए बी दिया है। एक कटिंग पॉइंट ही है, जो कटिंग पॉइंट है वो ही है। ऊपर है 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, नीचे है 2 सेंटीमीटर। कह रहा है कि चित्र 8.2 में वो वृत्त का केंद्र है, इसका सेंटर वो है, वो वृत्त का केंद्र है। दो जीवाएं ABCD परस्पर पर प्रक्षेप करते हैं। C4 ED2 AEB का मान बताना। आपको बताना है AE इंटू EB बराबर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह वही बताना है। तो देखिए एक लाइन का सवाल है, सिंगल लाइन, बस सूत्र लिखेंगे, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। तो अभी हमने बताया है कि जब वृत्त के अंदर 2 जीवा काटती है तो जीवा खंड प्रमेय लगाते हैं। तो हम हल लिखेंगे और चित्र को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे जीवा खंड प्रमेय से। याद रखेंगे आप लोग कौन सा प्रमेय, जीवा खंड प्रमेय। जीवा खंड प्रमेय से क्या लिखेंगे, एक जीवा AB एक जीवा CD है, तो क्रम से लिख दीजिए ABCD। कटिंग पॉइंट क्या है E, तो सबके साथ लिखेंगे E सबके साथ E। बीच में इक्वल साइन, किनारे किनारे गुणा। मान भर दिया जाए, इसको तो भरना ही नहीं क्योंकि इसी का मान निकालना थे, तो मिल गया हमको। ए इंटू गुणे को इंटू भी कहते हैं, ए इंटू EB। चाहे B कहें चाहे AB कहें कोई फर्क नहीं है। C कितना है 4 है, ED कितना है 2 है, खत्म हो गया, 8 आंसर आएगा, 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 भी उसी टाइप का है, 4 भी उसी टाइप का है। एक मैं आपको 4 बता रहा हूँ, 3 तो आप लोग कर लेंगे। 4 पर आते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ऐसे फिगर बना दिया है। ये आपका AB है, AB, और इसको ऐसे T पॉइंट, T टचिंग पॉइंट है, टेंजेंट। ये दिया है 8 इतना, B तक 8 दिया हुआ है। लिखा है चित्र में PT स्पर्शरेखा PT को 12 दिया है, P या T 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। PB 8 है। जीवा AB की लंबाई ज्ञात करिए। क्या बताना है, AB बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, एक जीवा तो पूरा AB, तो AB लिख देंगे। T देखिए, T को डबल लिखना पड़ेगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया हूँ कि जो स्पर्श वाली होती है पॉइंट, उस T को क्या करते हैं, 2 बार लिखते हैं। अब कटिंग पॉइंट क्या है P, तो सबके साथ क्या लिखेंगे P, सबके साथ क्या लिखेंगे P, बीच में इक्वल साइन, गुणा गुणा। तो AP कितना है, हमको बताना क्या है, AB का मान। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं x मान लेता हूँ क्योंकि यही बताना है। तो AP को मैं लिख देता हूँ x धन 8। ध्यान दीजिएगा, AP होगा x धन 8, A से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो x धन 8 हो गया। मैं लिख देता हूँ x धन 8। BP कितना है पता है यार, TP 12 गुणे 12 हो जाएगा, पता है। तो 4 गुणा 8 और 4 तिया 12, फिर 2 से 2 छक्के 12, 3 गुणे 6 इधर हो गया, तो 3 गुणे 6 x धन 8 बराबर, तो x धन 8 बराबर हो गया 18, 6 3 18, तो x बराबर 10 होगा, आप समझ रहे होंगे। और ये भी बताना था, x की वैल्यू वही AB है, यानी AB का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो लिख दिया जाए AB बराबर 10, क्योंकि x को ही हम AB माने थे, तो हो जाएगा AB बराबर 10 सेंटीमीटर। इसके बाद ये सब सवाल उसी टाइप के हैं। आपका 5वां हुआ, 6वां हुआ, 7वां, 8वां, सारे सवाल हैं, कोई हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ले चलता हूँ प्रकार 3 पर, सवाल नंबर 12 पर। प्रकार 3 सवाल नंबर 12, क्योंकि सब आसान है, एक एक लाइन के सारे सवाल हैं, मान भरेंगे आंसर आएगा। सवाल नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, चित्र में पी ए पी बी चित्र बनाया हुआ है। पी ए पी बी, ये हमारा पी ए है, ये पी बी है। पी ए पी बी स्पर्शी, स्पर्शी माने स्पर्श करने वाला। इस प्रकार है कि पी ए 9 है, पी ए वाला 9 है और ए पी बी 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री। तब ए बी की लंबाई बतानी, ए बी का मतलब इसको मिला दिया जाए तो इसकी लंबाई कितनी होगी, यही बताना है क्वेश्चन मार्क। देखिए चलिए इस सवाल को देखा जाए। तो एक नियम मैं आपको बता नहीं पाया हूँ, बता दे रहा हूँ। स्टेटमेंट नोट कर लीजिए पहले। सूत्र, ये भी एक एक्चुअली प्रमेय है, ये स्पर्श रेखा संबंधी प्रमेय। इसको हेडिंग बना लेंगे हम लोग। स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा संबंधी प्रमेय, इसको लिख दिया जाए। हो सकता है किताब में कोई नाम लिखा हो, प्रमेय 3, प्रमेय 4 कुछ होगा, हम लोग नंबर देख लेंगे। स्पर्श रेखा संबंधी प्रमेय, स्पर्श रेखा संबंधी प्रमेय। तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट इसका है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं जिनकी लंबाई आपस में बराबर होती है। जिनकी लंबाई परस्पर बराबर होती है, आपस में या परस्पर बराबर होती है। चलिए इसका फिगर देख लिया जाए, क्या कहने का मतलब है। ये कोई वृत्त है और वृत्त के बाहर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं। मान लिया जाए यहाँ हमने कोई पॉइंट ले लिया, तो स्पर्श रेखा खींच देते हैं। एक का नाम देते हैं पी ए और एक का नाम देते हैं पी बी। ये दोनों स्पर्श रेखा बराबर होती है। तो यही हमको एक्चुअली सिद्ध भी करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है पी ए बराबर पी बी। चलिए इसको मैं सिद्ध भी कर देता हूँ, तब उस सवाल को बताता हूँ, क्योंकि इसको सिद्ध कर देंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें एक रचना किया जाता है, वृत्त का जो सेंटर है उसको हम लोग मिला देते हैं ए से और बी से। ये वृत्त का केंद्र है ओ। तो रचना ओ से ए तथा बी को मिलाया, ओ से ए तथा बी को मिलाया। प्रूव भी कर देते हैं। ओ से ए तथा बी को मिलाया। और एक चीज और, पीओ को भी मिलाना पड़ेगा। ओ से ए तथा बी को में ओ ए ओ बी, एक चीज और बढ़ा दिया। ओ से ए बी तथा पी को मिलाया। तीनों चीजों को मिलाना है। पी को मिलाया, तो ये पी को भी मैं ओ से मिला लेता हूँ। तो इस प्रकार हमें 2 त्रिभुज तैयार हो गया। अब कक्षा 9 का नियम लगा के इसको हम प्रूफ कर देंगे बड़ी आसानी से। चलिए उत्पत्ति में आते हैं। बस 2 लाइन की उत्पत्ति है, देखिए पूछा भी जाता है बोर्ड में।
बहुत पूछा जाता है सवाल बड़े प्रश्नों में, और प्रूफ 2 ही लाइन का है। ध्यान दीजिए, हम ऊपर वाले त्रिभुज को नीचे वाले त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ये और ये बराबर हो जाएगा। सर्वांगसम दिखा देंगे तो हमारा सवाल लग जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो तो संगत भुजा बराबर हो जाती है। तो हम पी ए का संगत पी बी कह देंगे और बराबर कर देंगे, लेकिन सबसे पहले सर्वांगसम दिखा दिया जाए तभी। तो हम काम स्टार्ट कर रहे हैं। त्रिभुज ए ओ पी तथा बी ओ पी में, त्रिभुज बी ओ पी में, त्रिभुज ए ओ पी तथा बी ओ पी में, ए ओ पी तथा बी ओ पी में, देखिए हम कहेंगे ओ ए बराबर ओ बी, बड़ी आसानी से कह देंगे क्योंकि ये दोनों रेडियस है। क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, तो त्रिज्या बराबर होती ही है, बेहिचक कह सकते हैं। अब एक चीज़ और कह देंगे, पी ओ पी दोनों में है, ओ पी क्या है? दोनों त्रिभुज में है, तो क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ। क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ कह देंगे। तो इसको भी बराबर होने में कोई संशय नहीं है। आइए एक चीज़ और, तीसरा आइटम देखिए, ओ ए पी को हम बराबर कह देंगे ओ बी बी पी के प्रत्येक 90 डिग्री। कैसे जान गए 90 डिग्री? प्रत्येक 90 अंश। देखिए ये 90 अंश होगा, ये वाला कोण यहाँ ये 90 अंश होगा। कैसे हमने कह दिया डायरेक्ट? क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। अभी हम लोग पर में एक प्रूफ किए हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होती है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, इसलिए 90 डिग्री हो गया। तो समकोण कर्ण भुजा से आप पढ़े हैं, सर्वांग समता का एक नियम है, समकोण कर्ण भुजा, जिसको RHS बोलते हैं शॉर्ट में। क्या बोलते हैं? RHS CT बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। तो देखिए हमने क्या किया, लेकिन RHS CT ठीक है। एक हमने 90 अंश का कोण दिखाया, आप देख ही रहे हैं, और ये दोनों त्रिभुज का कर्ण होगा, जो बीच वाली लाइन है एक कर्ण होगी दोनों के लिए। कैसे जान लिया? क्योंकि 90 अंश के सामने को कर्ण कहते हैं, 90 अंश के सामने को कर्ण कहते हैं। जब भी हम कोई समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो कर्ण कौन होता है? जो 90 अंश के सामने होता है वही कर्ण होता है। तो हम देख रहे हैं कि कर्ण दोनों त्रिभुजों में है, कर्ण बराबर है। तो हमने 90 अंश का कोण दिखा दिया, फिर कर्ण को बराबर दिखा दिया। आई कोई भुजा लंब आधार में से, तो हमने लंब मान लिया जाए इसको, तो ये वो भी हमने रेडियस से दिखा दिया। तो RHS CT से दोनों त्रिभुज का सर्वांगसम हो गया। तो कह देंगे इसलिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? पहला वाला AOP सर्वांगसम का साइन होता है, बराबर के ऊपर सांप, तो ये सर्वांगसम का साइन है। बराबर के ऊपर वही सिमिलर वाला लगा देते हैं। BOP त्रिभुज, पहले हमने A की बात किया तो इसमें B की बात करेंगे, 90 वाला, ठीक है। BOP यहाँ लिख देंगे RHS CT। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो जब ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो कह देंगे इसलिए PA बराबर PB प्रूफ्ड, PA बराबर PB प्रूफ्ड। यही हमको प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? कि अगर वृत्त के बाहरी किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाए तो इसकी लंबाई बराबर होती है। तो हमारा स्टेटमेंट फिर से एक बार हम लोग देख रहे हैं, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य माने बाहर से, वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जाती हैं। सही बात है, एक इधर है एक इधर, जिनकी लंबाई आपस में बराबर होती है। तो यही हमको सिद्ध करना था कि स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। PA बराबर PB। सिंपली हमने एक रचना कर लिया, AO OB OP को मिला दिया, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दिए, कहानी खत्म हो गई। ये बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, आसान भी है। अब इसी को आधार मानते हुए मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, चित्र ऐसे है, PA PB इसकी स्पर्श रेखाएं हैं। ये 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये एंगल 60 डिग्री है, AB की लंबाई बतानी है। तो इसमें थोड़ा सा मैं रचना कर ले रहा हूँ, ये बीच वाली लाइन मिला ले रहा हूँ, आसानी से हो जाएगा बहुत इजीली। बीच में मैं लंब डाल दिया, एक्चुअली मैं यहाँ पर लंब डाल दिया हूँ। ये आपका सेंटर है,
तो जब यहाँ से लंब डाला जाएगा, एक रेखा हम खींचेंगे सेंटर से जाता हुआ, सेंटर से जाती हुई कोई रेखा आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा एक पर में कि वृत्त के केंद्र से अगर इस पर लंब डाला जाए, वृत्त के केंद्र से लंब डाला जाए तो ये दो भागों में बंट जाता है, ये लंबाई बराबर हो जाती है। तो अगर नहीं भी जानते हो तो जानिए, ये वृत्त का केंद्र है, इसका अगर लंब पड़ा, इधर से हमने लंब डाला तो जब ये 90 होगा तो ये ऑटोमेटिकली 90 इधर भेजा, क्योंकि ये सीधी लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो जब ये 90 होगा तो इसको भी 90 अपने आप को जाना है, नीचे वाला भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, सब 90 होंगे। अब देखिए, चूंकि बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची गई है तो हमको कोई शक नहीं है कि इसको 9 सेंटीमीटर 9 माने। अभी हम लोग पर में सिद्ध कर चुके हैं कि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ऊपर दिया है लेकिन नीचे को भी हमने 9 लिख लिया पर में से। अब अगर ध्यान दिया जाए तो ये वाला जो त्रिभुज बन रहा ऊपर और नीचे, ये सर्वांगसम होंगे। कैसे सर्वांगसम होंगे? तो इसमें भी मैं वही नियम लगा दे रहा हूँ, समकोण कर्ण भुजा वाला। देखिए, ये 90 अंश का कोण है तो ये कर्ण होगा इस त्रिभुज का। अगर नीचे वाले त्रिभुज की बात किया जाए तो ये कर्ण होगा, ये कर्ण होगा ऊपर वाले त्रिभुज का। तो कर्ण बराबर है, और ये भुजा दोनों में है, ऊपर में भी है और नीचे में भी है। ये 90 अंश का कोण देखिए, ऊपर में भी 90 अंश का कोण, नीचे में भी 90 अंश का कोण। तो समकोण कर्ण भुजा फिर मैं यहाँ लगा दिया। ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो हमको इसका लेंथ निकालना है। तो ध्यान दीजिए, जब सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम में दो कंडीशन लागू होता है, संगत भुजा बराबर होती है, संगत कोण बराबर होता है। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो संगत भुजा बराबर, याद रखेंगे आप लोग, याद होगा भी आप लोगों को, और संगत कोण बराबर, भुजा भर नहीं होता है, संगत कोण भी होते हैं। संगत भुजा बराबर, संगत कोण बराबर, एकदम याद होना चाहिए। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो दो कंडीशन लागू होता है, संगत भुजा बराबर होती है, संगत कोण बराबर होता है। तो ये कोण ऑटोमेटिकली इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये तो आप देख ही रहे हैं 90-90, और ये कोण भी इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो 60 है तो 30-30 हो गया। कितना हो गया? 30-30 हो गया। जब ये 30-30 हो गया तो इसकी लंबाई बड़ी इजली हम निकाल सकते हैं। हम चाहें तो चले जाएँ ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री का था, कोई एक भुजा मालूम हो, एक कोण मालूम हो, 90 अंश के अलावा कोई कोण मालूम हो तो कोई भुजा आप निकाल सकते हैं। जब ये निकल जाएगा इसी का डबल कर देंगे तो ये भी निकल जाएगा। तो मैं त्रिभुज, इसको एक नाम दे देता हूँ डी, त्रिभुज ADP में। चलिए हल पर आते हैं, डिटेल लिख देते हैं कैसे कैसे कहानी शुरू हुई है। हम कहेंगे कि AP बराबर DP, किस नियम से? हम कहेंगे बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, अगर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा है तो बराबर होती है बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। बाह्य बिंदु से खींची गई अगर स्पर्श रेखा है तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाती है। चलिए AP और BB बराबर हो गया। फिर हम कह देंगे कि DP बराबर DP, नो टेंशन, उभयनिष्ठ भुजा दोनों में है, ऊपर भी है नीचे भी है। इसको आप ऐसे ही कह देंगे बिना किसी मेहनत के। और तीसरी बात, जो 90 हमने बताया, ये एंगल 90 कैसे होगा? तो उसका नियम है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में बांटता है। तो कह देंगे कि OD लंब होगा, OD लंब होगा AB पर, OD लंब होगा AB पर। कौन सा नियम? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में बांटता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो फिर मैं बता ही देता हूँ। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में बांटता है। चलिए, तो अब समकोण कर्ण भुजा की कहानी फिर उत्पन्न हो गई। अब लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ऊपर वाला यानी PAD तथा PBD में समकोण कर्ण भुजा से, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज
PAD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज PBD के RHS CT। तो इसलिए लिख देंगे, इसी कोण को मैं बराबर दिखाना चाह रहा था। कोण APD, ऊपर वाला APD कहेंगे, APD बराबर होगा BPD के जो बराबर 60 का आधा। चूंकि 60 पूरा है तो उसका आधा हमने कर दिया 30 डिग्री। अब आइए अब लिखेंगे, इसलिए tan नहीं लेंगे चूंकि कर्ण मालूम है, लंब निकालना। देखिए कर्ण मालूम है, लंब निकालना है तो साइन ले लेंगे। तो साइन ऑफ 30 डिग्री लंब बटा कर्ण, सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना पता नहीं, कर्ण कितना 9, साइन 30 का मान 1/2, x बटा 9 तिरछा गुणा कर लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 9/2, यानी 4 पॉइंट इतना ही लिख देता हूँ। x की वैल्यू 9/2, लेकिन हमको AB निकालना है, दिस इज x, इसी को x माने। तो लिखेंगे इसलिए AB बराबर 2x, तो x का मान 9/2, तो 2 कैंसिल हो गया, यानी AB = 9 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू हमको मिलेगी 9 सेंटीमीटर। ये हो गया, इसको आप लोग नोट करा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 8.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन दिया है। एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजाओं AB BC CA को PQR पर अंतर स्पर्श करता है। एक वृत्त है जो अंदर से स्पर्श कर रहा है त्रिभुज ABC की भुजाओं को, या त्रिभुज ABC बना लिया जाए। वृत्त अंदर से स्पर्श कर रहा है, यह A है, ये B है और ये C है। तो एक वृत्त है जो त्रिभुज ABC की भुजाओं को क्रमशः PQR, यानी AB को P पर, पहले AB की चर्चा है तो P पहले आएगा, BC के बाद में चर्चा Q और AC तीसरे नंबर पर R। अंतर स्पर्श करता है मतलब ये टचिंग पॉइंट है, टच करने वाला पॉइंट दिया हुआ है। हमको सिद्ध करना है, AP प्लस BQ प्लस CR = PB प्लस QC प्लस RA = 1/2 टाइम त्रिभुज ABC का परिमाप। ये चीज़ हमको सिद्ध करना। 3 आइटम है। चलिए बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ एक ही नियम हम लगाएंगे। फिर नियम आपको मैं बता देता हूँ कि ये वृत्त है और बाहर से अगर कोई भी 2 स्पर्श रेखा खींचा जाए तो याद रखिए कि इनकी लंबाई बराबर होती है, यानी क्या होता है PA बराबर PB। तो वृत्त के अगर बाहर बिंदु से कोई 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी लंबाई बराबर होती है। अब देखिए इसमें इस तरह का 3 कॉम्बिनेशन, देखिए B से 2 स्पर्श रेखा है, एक BQ है, एक BP है जो B से खींचा गया है। इसी तरह से C से ध्यान दीजिए, यही चीज़ C से एक CR है, एक CQ है, ये भी आपस में बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। आइए से देखिए 2 स्पर्श रेखा AR और AP, ये भी आपस में बराबर होगा। थोड़ी देर के लिए मैं इन दोनों को X से, इसको Y और इसको Z, इसको ना YZ मान लीजिएगा, दोनों बराबर होगा। इसलिए ये एक पॉइंट से जो निकली वो बराबर होंगे, एक पॉइंट से जो निकली बराबर होंगे, तो ये ध्यान रखेंगे। तो मात्र 2 लाइन में इसका हल आ जाएगा। ऊपर 30 का देखिए, तो हम कहेंगे चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वही कहानी लिखना है। चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाहरी बिंदु से, चाहे बाह्य बिंदु भी कह सकते हैं, चाहे बाहरी बिंदु, एक ही चीज़ है। बाहरी बिंदु से
वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जाती है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जाती है। खींची जाती है तथा उनकी लंबाई बराबर होती है। उनकी लंबाई बराबर होती है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, याद कर चुके हैं। अर्थात क्या, चलिए ये तो स्टेटमेंट होगा। अब आते हैं अपने सवाल पर। अब कहेंगे जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है सारी बात। क्या क्या स्पष्ट है? बिंदु ए कामा बी कामा सी से दो दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची गई हैं। से दो दो स्पर्श रेखाएं, दो दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई हैं। ओ केंद्र भी डिनोट कर दिया जाए। ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई हैं। केवल प्रमेय की सहायता से हम लोग अपना काम चला लेंगे। तो अतः लिख देंगे, अतः माना क्या माना? बीपी मैं ऊपर से शुरू कर देता हूँ। एपी बराबर AR बराबर X व BP बराबर BQ बराबर Y तथा CQ बराबर CR बराबर Z, ये मान लिया गया। चलिए, तो ये सब समझ में आप लोगों को आ रहा है। फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं हम त्रिभुज ABC के परिमाप पर। या हम बात करें अगर AB BQ, मैं पहले इसको लेता हूँ चूँकि ये बड़ा चीज़ है। त्रिभुज ABC का परिमाप ही निकालता हूँ, फिर उसी में सबको ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी को लेके इतना भी दिखा देंगे, इसी को लेके इतना भी। इसको लेकर लेना हमारे लिए आसान है, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। त्रिभुज ABC का परिमाप कहा था, तो मैं राइट हैंड साइड को लेता हूँ। अब लिखूँगा इसलिए राइट हैंड साइड। क्या है राइट हैंड साइड? 1/2 त्रिभुज ABC का परिमाप। चलिए, त्रिभुज का परिमाप आप लोग सब छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं, 6, 7, 8 में। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा AB हो गई, BC हो गई, CA, तीनों को हमने ऐड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं ऐड करने में। चलिए, AB को लिख दिया जाए। देखिए चित्र में, देखिए AB को लिखेंगे X धन Y, आप समझ भी रहे होंगे क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो X और Y। BC को क्या लिख देंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या लिखेंगे? Y प्लस Z। CA को क्या लिखेंगे? C से लेके 1 तक, यानी Z धन X। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, सिर्फ लिखना ही है, समझने वाली कोई चीज़ है नहीं। अब मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ। तो अब इसको लिख दिया जाए 1/2। देखिए ध्यान दीजिए, x दो जगह आया तो 2x लिख देता हूँ। y दो ठो है तो 2y हो जाएगा। z दो ठो है तो 2z हो गया। अब 2 को मैं बाहर कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर बचा x धन y धन z। 2 बाहर वाला कैंसिल हो गया क्योंकि 1/2 पहले से है। अब x को जो मर्जी वो लिख दीजिए, जिसमें प्रूफ करना उसमें पहुंच जाइए। देखिए मैं x को पहले ये वाला बनाता हूँ AP। x को मैं AP लिख सकता हूँ बेहिचक, तो x को मैं AP लिख दिया। अब दूसरा क्या है, इसमें BQ है, तो BQ क्या y को लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो BQ है, तो y को BQ लिख दिया जाए। और तीसरा है CR, तो क्या Z को CR लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, तो CR हमने लिख दिया। तो ये प्रूव्ड हो गया पहला आइटम। चलिए दूसरे की बात करते हैं।
अब हम इसको भी इसी के आगे इसको ही बढ़ा दे रहे हैं एक्स वाई जेड से, यानी यहाँ से हम इस पर पहुँचे, पुनः लिखेंगे एक्स वाई जेड, पुनः त्रिभुज ABC का जो परिमाप हम लोग निकाले, पुनः राइट हैंड साइड जो सिद्ध किए हैं एक्स वाई जेड, एक्स धन वाई धन जेड। यहीं से फिर हम दूसरे आइटम को दिखाना शुरू करते हैं। कौन सा आइटम? ये वाला आइटम। तो अब आइए इसको कैसे दिखाएंगे। एक्स को क्या हम BP लिख सकते हैं? तो एक्स को BP नहीं लिख सकते हैं, वाई को लिख सकते हैं। तो चलिए वाई को BP लिख देते हैं। हमको BP लाना था तो हमने वाई को लिख दिया। अब आइए QC जेड को लिख सकते हैं, तो जेड हमारे माया है तो QC लिख दे रहे हैं। अब बचा है एक्स, तो तीसरा क्या बचा? BP हो गया, QC हो गया। अब RA बचा है, तो क्या RA को एक्स लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, तो RA हमने लिख दिया। तो ये थर्ड भी प्रूफ हो गया। तो सिर्फ लिखने की कहानी है, कुछ करना नहीं है, चुपचाप लिखते जाएंगे। एक्स धन वाई धन जेड को एक बार उस वाले फार्म में लिख दिए, एक बार इस वाले फार्म में लिख दिए, दोनों प्रूफ हो गया। क्योंकि एक्स को हम PA भी लिख सकते हैं, एक्स को AR भी लिख सकते हैं, जेड को CR भी लिख सकते हैं, जेड को CQ भी लिख सकते हैं, और वाई को भी हम जहाँ ज़रूरत हो वहाँ PB लिख देंगे, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ BQ लिख देंगे, क्योंकि पर में हमारा एक आता है। इसके बाद 7.4 हम लोग समाप्त कर लिए। बाकी जो भी सवाल हैं विविध प्रश्नावली है वो आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, आप घर पर इसको सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।